अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरान के सरकारी टीवी पे कल एक जुमला कहा गया, एक ऐलान किया गया और वो ऐलान कोई धमकी नहीं था, वो असल में एक दावत थी। ईरान ने कहा है कि हम सालों से इस लम्हे का इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ, हम तुम्हारे लिए तैयार हैं। एक मुल्क जिस पे दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत 10 रातों से बमबारी कर रही है, वो कह रहा है कि आ जाओ, और उससे बता दिया है कि क्यों। उसका दावा है कि उसने 10 लाख यानी 1 मिलियन से ज्यादा लड़ने वाले जंगजू जमीनी लड़ाई के लिए तैयार कर लिए हैं। 10 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। और ईरान ने कहा है कि वो अमेरिकन फौजियों के जमीन पे उतरने का इंतजार कर रहा है ताकि उनके लिए तारीखी जहन्नम, हिस्टोरिकल हेल बना दी जाए। और दोस्तों, आज मैं आपको हिसाब लगाकर दिखाऊंगा पूरा कि यह धमकी खाली नहीं है, इसमें कितना सच है। और इसके बाद मैं आपको वॉशिंगटन लेकर चलूंगा जहां पर एक बिल पास हुआ है, और उस बिल में एक ऐसी शिक है जिसने अमेरिका के अपने हाथ काट के इसराइल के हवाले कर दिए। खुद जो अमेरिकन कांग्रेसमैन है वो कह रहे हैं कि हमारी खुद मुख्तारी के साथ गद्दारी हो चुकी हुई है। और आखिर में आपको बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। ट्रंप ने सऊदी अरब को वो चीज दी है जो वो बरसों से मांगता आ रहा था, लेकिन बदले में उसने वो चीज मांग ली है जो सऊदी अरब दे नहीं सकता। इसके साथ साथ दोस्तों, जो इंडिया में हो रहा है इस वक्त, आपको में से बहुत से लोग हमें इंडिया से भी देखते हैं, आपको यही पता होगा कि पेपर लीक होने की वजह से कुछ हो रहा है। इसकी असल वजह जब मैं आपको बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलेगा जो आपको चौंका देगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता है कि आप हर वो वीडियो मिस करेंगे, हर वो मालूमात मिस करेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली। और अगर आप मुझसे लाइव बात करना चाहते हैं फेसबुक पर, तो पेज को सिर्फ फॉलो नहीं करना, आपने सब्सक्राइब भी करना है। अब सबसे पहले जरूरी सवाल, ये 10 लाख लोग कौन है, ये कहां से आए हैं दोस्तों? और जब कोई मुल्क ऐसा नंबर बताता है पूरे 10 लाख, तो पहला काम ये होना चाहिए आप उस नंबर का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो आइए इसका ब्रेक डाउन करते हैं। ईरान की जो फौज है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे आता है आर्तिश। ये ईरान की रिवायती फौज है, तकरीबन 3,50,000 यानी 3.5 लाख। दूसरे पे आती है IRGC, सिपाही पासदारान या पासदारानी इनकलाब। ये इनकलाब की हिफाजत के लिए बनाई गई अलग फौज है, तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख। और तीसरा और सबसे अहम है वो है बसीज। ये समझिए बसीज क्या है। बसीज कोई पेशा वराना फौज नहीं है, ये आम लोगों का एक रजाकाराना फोर्स है। उसमें दुकानदार हैं, उस्ताद हैं, तुलबा हैं, किसान हैं। ये अपना रोजमर्रा का काम भी करते हैं और साथ में फौजी तरबियत भी लेते हैं। इसको समझिए कि जैसे मोहल्ले में एक छोटी सी तैयार जमात हो जो कभी भी काम आ सकती हो। और ईरान की रियासत का यह दावा है कि बसीज के 1 करोड़ 20 लाख से 2.5 करोड़ तक अहलकार मौजूद हैं। लेकिन यहां पर मैं ईमानदारी से काम लूंगा क्योंकि यह नंबर थोड़ा मुबालगा लगता है, क्योंकि रुकनियत और लड़ने के काबिल होना ये दो अलग चीजें हैं। जमात की रुकनियत ले लेना एक अलग बात है, लड़ने के काबिल होना अलग बात है। माहिरीन कहते हैं कि फौरी लड़ाई के काबिल बसीज जो है वो 4 लाख या 6 लाख के दरमियान है। तो अब हम एक काम करते हैं, नंबर को जोड़ते हैं। रिवायती फौजी IRGC, रिजर्व और लड़ने के काबिल बसीज, और नंबर 10 लाख या 12 लाख के करीब पहुंच जाता है। यानी ये दावा गलत नहीं है ईरान का, 10 लाख लोग हैं लड़ने वाले। और एक और बात जो समझना जरूरी है कि ये बाहर से लाए गए जंगजू नहीं हैं, ये सब ईरानी शहरी हैं, अपने मुल्क से प्यार करने वाले, अपने शहरों अपने गांव से प्यार करने वाले और एक कॉज के लिए लड़ने वाले। और मार्च 2026 में ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने रिपोर्ट किया था कि जनूबी ईरान में अमेरिकन जमीनी हमले के खदशे पे नौजवानों की भर्ती में इजाफा, बल्कि जबरदस्त इजाफा हुआ है। भर्ती के मराकज पे लोगों का हुजूम है और यह चीज मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, उस मुल्क के लिए जो वहां पर उतरने की कोशिश कर रहा हो या सोच भी रहा हो। और अब आता है असल सवाल, अगर नाजरीन अमेरिका सचमुच जमीनी हमला करे तो क्या होगा? और इसका जवाब मैं आपको 4 चीजों में दूंगा और चारों अमेरिका के खिलाफ जाती हैं। नंबर 1, जमीन। ईरान का जो रकबा है वो 16,48,000 मुरब्बा किलोमीटर है। और अब इस नंबर को महसूस करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं। ये इराक से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। और इराक में अमेरिका ने 8 साल लगाए थे, फिर भी वो पूरे मुल्क को कंट्रोल नहीं कर पाया था। और ईरान सिर्फ बड़ा नहीं है, वो पहाड़ी भी है। जगरोस के पहाड़ एक ऐसे पहाड़ हैं, आपके सामने तस्वीर भी आ चुकी होगी, आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, कि वो मुल्क को दीवार की तरह काट देते हैं या दीवार की तरह घेर लेते हैं।
और पहाड़ एक ऐसी चीज है, जो लोग पहाड़ी हैं उनको पता होगा, पहाड़ दोस्त का दोस्त है लेकिन दुश्मन के लिए जानलेवा भी साबित होता है। दूसरी चीज है वो तादाद, और यह हिसाब किसी ईरानी ने नहीं लगाया। अमेरिकन तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान जैसे बड़े मुल्क पे कामयाब हमला और कब्जा करने के लिए 5 लाख से लेकर 10 लाख से ज्यादा फौजी दरकार है। अब सोचिए, अमेरिका की पूरी फौज, रिजर्व, नेशनल गार्ड समेत तकरीबन 21 लाख बनती है, और उनमें से सिर्फ 20% लड़ने वाले फौजी हैं। बाकी कुक हैं, मैकेनिक हैं, क्लर्क हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। यानी अमेरिका को अपनी पूरी फौज का एक बड़ा हिस्सा एक ही मुल्क में झोंकना पड़ेगा, और उस वक्त दुनिया के बाकी महाज जो है वो खाली छोड़ना पड़ेंगे। तीसरी, लड़ाई का तरीका, और ये सबसे अहम है बात है, ईरान अमेरिका से मैदान में आमने सामने नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ेगा। वो जानता है कि उसमें वो हार जाएगा। वो पहाड़ों में छुपकर लड़ेगा, शहरों की गलियों में लड़ेगा। इसे गुरिल्ला वॉर कहते हैं, और इसे समझने के लिए इराक और अफगानिस्तान आप याद कीजिए, वहां अमेरिका की फौज हर बार लड़ाई जीत गई थी। जो फजाई लड़ाई थी वो जीत गई थी, और फिर भी 20 साल बाद उसको निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो गुरिल्ला वॉर हार गई थी। और ईरान उन दोनों से बड़ा है, और दोनों से ज्यादा तैयार है, और उन दोनों से ज्यादा कहीं मुसल्ला है। और चौथी चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सप्लाई। अब ये वो चीज है जिसे लोग सबसे कम समझते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। देखिए, एक फौज को लड़ने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं चाहिए, उसे हर रोज खाना चाहिए, पानी चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गोली चाहिए, दवा चाहिए। ये सब हजारों किलोमीटर दूर से उस तक पहुंचाना पड़ता है। इसे समझिए, एक मिसाल से, एक आदमी पहाड़ पे चढ़ सकता है, लेकिन अगर उसको 2 महीने उस पहाड़ पर रहना हो तो उसके लिए हर रोज खाना उसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, और जो रास्ता उस खाने को ले जाता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। और वो रास्ता है बहरे हुर्मुज़, जिस पे ईरान का कंट्रोल है। और ईरान के 16 लाख मुरब्बा किलोमीटर में वो रास्ता हर जगह काटा भी जा सकता है। और इस सब के ऊपर एक और चीज है, पैसा। अभी ये जंग सिर्फ हवाई और मिसाइलों की जंग है, जमीनी नहीं है। और इसमें अमेरिका अब तक दर्जनों अरब डॉलर खर्च कर चुका है, और मजीद खर्च करने के लिए उसने कांग्रेस से 97 अरब डॉलर का एक बजट भी पास करवाया है। और अमेरिकन अवाम 61%, 61% पहले इस जंग को गलती करार दे रहे हैं। नतीजा क्या निकलता है कि ईरान का 10 लाख वाला जो बयान है वो सिर्फ धमकी नहीं है, बाकायदा तौर पर वो एक फैक्ट है, एक दावत है। और वो दावत उस सूरत में दी जाती है जब आपको पता हो कि मेहमान के आने में नुकसान मेहमान का है दोस्त। और अब मैं आपको लेके चलता हूं यहां से वाशिंगटन। यहां पे वीडियो और इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा कैसे अमेरिका ने अपने हाथ काट के दे दिए हैं, और इससे आगे चल के बताऊंगा कि सऊदी अरब के हाथ काटने की कोशिश कैसे की जा रही है। यहां पर 21 जुलाई को एक बिल पास हुआ था, इसका नाम था NDAA। इस बिल को समझना बहुत जरूरी है। जो ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका का मुस्तकबिल अब क्या होने जा रहा है, बहुत कमजोर होने जा रहा है बाद में। NDAA यानी कौमी दिफाई मंजूरी एक्ट, ये अमेरिका का सालाना दिफाई बिल होता है जो हर साल पास करना लाजमी होता है। इस साल उसका जो हुजम है वो 1.15 ट्रिलियन डॉलर है, 1.15 खरब डॉलर। और वोट 216 के मुकाबले में 212, सिर्फ 4 वोटों का फर्क है। और इस पूरे बिल में एक छोटी सी शिक है जिसने अमेरिका की खुद मुख्तारी को इजराइल के शिकंजे में डाल दिया है, सेक्शन 219। और यही असल कहानी है। अब समझिए ये शिक क्या करती है। ये पेंटागन में एक एहलकार मुकर्रर करती है जिसका वाहिद काम होगा अमेरिका और इजराइल के दरमियान दिफाई टेक्नोलॉजी के ताउन को बढ़ाना और तेज करना। और किन शोबों में दोस्तों? ड्रोन के खिलाफ एक निज़ाम, मिसाइल दिफा, मसनूई जहानत यानी AI, साइबर जंग, साइबर वॉरफेयर, क्वांटम कंप्यूटिंग और खुद मुख्तार निज़ाम, यानी जंग के हर नए मैदान में। और इसमें शामिल है मुश्तरका तहकीक, मुश्तरका पैदावार, डाटा का तबादला और मुश्तरका तौर पर बनाई गई टेक्नोलॉजी को अमेरिका के अपने खरीदारी के निज़ाम में लेके जाना। मैं उसको सिंपल करके बताऊंगा। अब बड़ी साफ बात कहने जा रहा हूं यहां पे, और ये जरूरी है। ये बात इजरायली अवाम के बारे में नहीं है जो खुद अपनी हुकूमत के फैसलों का शिकार है। ये यहूदी अमेरिकन के बारे में नहीं है जो किसी बाहर की कैबिनेट के लिए
उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हम अपनी हुकूमत के लिए। ये पॉलिसी की बात है और पॉलिसी पे सवाल उठाना हर शहरी का हक होता है। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। अमेरिका के अपने लोग इस पर क्या कह रहे हैं, और ये कोई आम नाकिद नहीं की बात कर रहा, ये अमेरिका के अपने मुंतखब नुमाइंदे हैं, कांग्रेसमैन हैं थॉमस मैसी, जो खुद रिपब्लिकन भी हैं, ट्रंप की पार्टी से हैं। उन्होंने शक को हटाने की कोशिश की और जब वो कोशिश नाकाम हुई तो उसने कहा कि हमारी फौजी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को किसी दूसरे मुल्क के साथ जोड़ना खतरनाक है, और फिर उससे भी सख्त जुमला कि ये हमारी खुद मुख्तारी के साथ गद्दारी है। अब नाज़रीन, आपने ये देख लिया कि अमेरिकन को होगा कि अमेरिका के हाथ कैसे कटे हैं। सवाल ये है कि अमेरिका बरसों से इजराइल को इमदाद देता आ रहा है, ठीक है, तो फिर इस बिल में क्या नया है? और जवाब एक बहुत खूबसूरत मिसाल में है दोस्तों। इमदाद यानी पैसा वापस लिया जा सकता है, रोका जा सकता है। कैसे? यानी वो हर साल वोट पे डिपेंड करता है, वोटर उस पे सजा दे सकता है इजराइल को, और अगली कांग्रेस उसे खत्म भी कर सकती है। यानी इमदाद एक फैसला है और फैसले बदले जा सकते हैं, लेकिन मुश्तरका पैदावार की एक लाइन क्रिएट करना, जुड़े हुए निजाम, मुश्तरका डेटा, ये फैसला नहीं है, ये एक इमारत है और इमारत को वो बहस में नहीं तोड़ा जा सकता। अब सोचिए इस बात को, आप किसी को हर महीने पैसे देते हैं, एक दिन आप कह सकते हैं भाई बस अब बहुत हो गया, लेकिन अगर आप उसके साथ मिलकर एक फैक्ट्री लगा लें जिसमें उसकी मशीनें आपकी मशीनों से जुड़ी हों, तो आपका अपना माल उस फैक्ट्री के बगैर बन नहीं पाएगा। तो फिर आप उससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि अलग होने का मतलब है अपनी ही सलाहियत खत्म कर देना। और बिल्कुल यही हुआ है, नाकदीन यही तो पिट रहे हैं। उनका कहना है कि जब इजरायली कंपनियां और टेक्नोलॉजी अमेरिकन दिफाई सप्लाई चेन में इतनी गहराई से बैठ जाएंगी तो बाद में उनसे निकलना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और उनकी मिसाल बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि याद कीजिए तुर्की F-35 प्रोग्राम में शामिल था, और जब उससे निकालना पड़ा तो उसकी अपनी सनत को कितना नुकसान पहुंचा था। और एक और बड़ी बारीक बात यहां पे है कि यह कोई मुआहदा नहीं है जिस पे दोनों मुल्कों के दस्तखत हों, यह अमेरिकन फंडिंग बिल है, यानी यह अमेरिका पे अब जिम्मेदारी है, उसके आइन में लिखा गया है। और इस पूरे मामले के वक्त भी सवाल उठता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बिल कई खबरों की जिनत बना रहा, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे प्राइवेट मीडिया के अंदर इस पर बात नहीं होती दोस्तों, और इस पर किसी किस्म की चर्चा नहीं होती है कि अब अमेरिका खुद मुख्तार नहीं रहा है। अमेरिका पूरी तरह इजराइल के शिकंजे में जा चुका है। हां, यह बिल अभी कानून नहीं बना है, यह सिर्फ हाउस से पास हुआ है। यह फिर सेनेट में जाएगा जहां उसका अपना वर्जन मौजूद है और वहां भी मुखालिफत मौजूद है। तो दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन इजराइल काफी हद तक अमेरिका की डिफेंस की जड़ों में पहुंच चुका है। और इस सब के बीच ट्रंप ने एक ऐलान कर दिया है। अब यहां पे एक और बड़ी खबर जो है वो आ जाती है। उसने एक्सियोस को बताया है कि अमेरिका ईरान पे एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है, और उसने इसकी तशरीह कैसे की है। उसने कहा है कि यह हमला ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कहीं ज्यादा बड़ा होगा और तारीख के किसी भी पिछले हमले से बड़ा होगा। तारीख के पिछले कितना बड़ा हमला होने जा रहा है। और याद कीजिए, एपिक फ्यूरी वो ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका ने 1250 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया था। और ट्रंप ने कहा कि हम इसके लिए मुकम्मल तैयार हैं और फैसला करने के करीब हैं। और इसने एक और जुमला भी कहा है जो सबसे सर्द जुमला है कि ईरानियन अभी तक काफी दर्द नहीं झेले, यानी ईरानियों को अभी तक हमने इतना दर्द नहीं दिया, असल दर्द तो अब आने वाला है। और उसका दावा है कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात चाहता है लेकिन सौदा करने को तैयार नहीं, और ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल उसके उलट है। इस हफ्ते गलीबाफ, मरंदी और बागई सब ने दोबारा वाज़ेह किया है कि अमेरिका से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और महर न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने तस्दीक की है कि उसके फ़िलहाल मुज़ाकरात के कोई मंसूबे नहीं है, वो सिर्फ दिफा और ज़मीनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, तवज्जो दे रहा है। और इस दौरान इजराइल को इंतहाई अलर्ट पे रख दिया गया है। ये एक और अहम खबर है दोस्तों। वहां पे क्या हुआ है, मिसाइलों से बचाव के शेल्टर्स मजीद बनाए गए हैं और जो पुराने वाले थे उनको खोल दिया गया, तेल अवीव के मज़ाफ़ाती इलाकों समेत। और अब नाजरीन, वो कहानी जिसका मैंने शुरू में आपसे वादा किया था, बुध को हुआ ये काम। वॉशिंगटन में एक मुआहदे पे दस्तखत हुए। अमेरिका के वजीर तवानाई और उनके सऊदी हम मनसब ने मुआहदा किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरेबिया को एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम यानी बिजली बनाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी
ये वो चीज थी जो सऊदी अरेबिया बरसों से मांग रहा था, चाह रहा था, दस्तखत हो गए। और फिर क्या होता है, फिर अगले दिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट कर दी और उस पोस्ट ने पूरे मुआहदे को हवा में लटका दिया। उसने लिखा कि सिविल न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और सऊदी अरेबिया के दरमियान हो रही है मंजूर होगी, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर इस बात से मशरूत है कि सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो, यानी इजराइल को तस्लीम करे। और अब नाज़रीन यहां पर आता है असल सवाल कि क्या सऊदी अरेबिया यह करेगा, क्या वो इजराइल को तस्लीम करेगा? जवाब बहुत साफ है, नहीं, कम से कम फिलहाल नहीं। और ये मेरा अंदाजा नहीं है, ये उस मुल्क के अपने जो वलीअहद हैं उनका मौक़िफ़ है। CNN के मुताबिक सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने साफ अल्फाज में कह दिया है कि वो इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत की तरफ एक वाज़े रास्ता ना हो। और नाज़रीन, इजरायली तज्ज़ियाकार हैं डैनी स्ट्रिचनोविच, उन्होंने वजह समझाई है, बड़ी कमाल की वजह समझाई है। वो कहते हैं कि सऊदी क़यादत पे सियासी और इलाकाई पाबंदियां ऐसी हैं कि गज़ा और मगरबी किनारे में इजराइल की मौजूदा पॉलिसीज़ के बदले बगैर नॉर्मलाइजेशन मुश्किल है। फिर वो असल वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि ममलिकत खुद को सुन्नी अरब दुनिया की कायदाना ताकत समझती है, यानी सऊदी अरब, और इस मकाम के साथ घरेलू और इलाकाई तवक्कुआत वाबस्ता हैं। अब समझिए इसका मतलब क्या है। सऊदी अरेबिया सिर्फ एक मुल्क नहीं है, उसके पास मक्का है, मदीना है। वो खुद को मुस्लिम दुनिया का सरबराह समझता है और जो खुद को सरबराह समझे उसे उसकी आवाम और पूरी मुस्लिम दुनिया कुछ तवक्कुआत रखती है और उस तवक्को की वजह से फ़लस्तीन के मामले पे वाज़े पेशरफ्त के बगैर नॉर्मलाइजेशन सियासी तौर पे सऊदी अरब को और उसकी हुकूमत को बहुत महंगी पड़ेगी। और आगे डैनी कहता है, ये सोच के कि ईरान के साथ जंग खुद ब खुद सऊदी इजरायली नॉर्मलाइजेशन का रास्ता खोल देगी, ये हकीकत पसंदाना तज्जिया नहीं है बल्कि ख्वाहिशमंद खाम ख्याली है, यानी ये सोच सच नहीं है, बस एक ख्वाब है दोस्तों। और अब मैं एक सवाल करता हूं आपके सामने जो इस पूरी कहानी को बदल देगा। जरा दो तस्वीरें साथ रख के देखिए। तस्वीर नंबर एक मुल्क जिस पे 10 रातों से बमबारी हो रही है, जिसका समंदर बंद है, जिसके पुल तोड़े जा रहे हैं और वजह बताई जाती है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो ख़त्म करना है। तस्वीर नंबर 2, दूसरा मुल्क जिसे उसी हफ्ते न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का मुआहदा मिल रहा है। अब सवाल यह है कि फ़र्क क्या है, और जवाब ट्रंप ने खुद दे दिया। उसने खुद लिख दिया कि डील मुकम्मल तौर पे इस बात से मशरूत है कि सऊदी अरब जो है इजराइल को तस्लीम करे, यानी शर्त टेक्नोलॉजी नहीं है, शर्त इजराइल है। और ये सिर्फ मेरा नतीजा नहीं है, अमेरिकन सेनेटर हैं एड मार्की, उन्होंने इस पे जो कहा है वो और भी सख्त है। वो कहते हैं कि ये सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करने दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान के साथ जंग शुरू कर रहे हैं ईरानियन बॉम्ब रोकने के बहाने, और उन्होंने इसको एक लफ्ज़ दिया है, मुनाफिकत। और अब इस पूरे निज़ाम का उसूल क्या है कि आपके सामने ये वाज़े हो जाएगा कि अगर आप इजराइल की बर्तरी कबूल कर रहे हैं तो दरवाजे खुल जाएंगे, टेक्नोलॉजी मिलेगी, मुआहदे होंगे, हिमायत होगी, और अगर आप इनकार कर दें तो फिर आपके पुल तोड़े जाते हैं। और यही वजह है कि ये जंग अब तक ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि जो मांगा जा रहा है वो यूरेनियम नहीं है, वो बेसिकली क्या है, वो है सर झुकाना, इजराइल के सामने सर झुकाना, और जो सर झुकाने से इनकार कर दे उसके लिए डील नहीं होगी नाजरीन। और अब मैं आपको हिंदुस्तान लेके चलता हूं नाजरीन, जहां बिल्कुल यही सवाल एक बिल्कुल और शक्ल में पूछा जा रहा है। 15 मई 2026 हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक सुनवाई के दौरान मुल्क के सबसे बड़े जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कुछ अल्फाज कहे थे। उन्होंने कुछ बेरोजगार नौजवानों से कहा लालबेग यानी कॉकरोच, और मुआशरे के पैरासाइट कहा उसको। उनका कहना था कि ऐसे नौजवान जब कोई मामूल पेशा नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई आम सा पेशा, तो मीडिया और सोशल मीडिया की तरफ मुड़ जाते हैं और सब पे हमला करना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए उस नौजवान के बारे में जिसने ये सुना, जिसने डिग्री ली, जिसके वालिदैन ने अपनी जमा पूंजी लगा दी और जिसे नौकरी नहीं मिली, और उसने टीवी पे सुना कि मुल्क का सबसे बड़ा जज उसे कॉकरोच कह रहा है। और फिर वही हुआ जो कुछ सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन 16 मई को अभिजीत दीपके नाम का एक 30 साल का नौजवान है जो पहले एक सियासी पार्टी का सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने एक चीज बनाई, उसका नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, लाल बेग अवामी पार्टी, और उसने नौजवानों से कहा कि ये गाली मत छोड़ो, इसको गाली मत समझो, इसे पहन लो। और उसका नारा क्या था? वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड, यानी सुस्त और बेरोजगार लोगों की आवाज।
और सोचिए ये कितनी चालाक चीज निकली कि जब कोई आपको गाली दे तो दो रास्ते होते हैं, या आप उसे इनकार करें कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, या आप उसे उठाकर अपने सीने पे सजा लें। और जब आप दूसरा रास्ता चुनते हैं तो उस गाली की जो ताकत है वो खत्म हो जाती है। और ये लफ्ज भी सोच समझकर चुना गया था, क्योंकि कॉकरोच वो कीड़ा है जिसे हर कोई कुचलना चाहता है, लेकिन जो कुचले जाने के बाद भी बच जाता है। नतीजा क्या निकलता है, एक हफ्ते के अंदर उसके इंस्टाग्राम पे 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स थे, और अब उसके फॉलोअर्स मोदी की अपनी पार्टी बीजेपी से 2 गुना ज्यादा हो चुके हैं। और एक्टिविस्ट ने क्या किया, उसने वो सफाई की मुहिम में सर पे कॉकरोच जैसे एंटीना लगाकर निकल आए, और उन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा लिए कि मैं एक कॉकरोच हूं, मैं एक लाल बेग हूं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक गाली का जवाब नहीं था, क्योंकि अगर सिर्फ गाली होती तो 2 दिन में भूल जाती। ये इसलिए चली क्योंकि इसके पीछे एक पूरी नस्ल का दर्द खड़ा था। और अब मैं आपको वो नंबर्स दिखाता हूं जो ब्लूमबर्ग ने इस हफ्ते उठाए हैं। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि ये बगावत दिखाती है कि हिंदुस्तान की उभरती हुई जो मईशत है, बेरोजगार ग्रेजुएट नौजवानों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद को जज़ब करने में नाकाम हो रही है। इसीलिए सीजेपी के स्टूडेंट्स जो हैं वो आज एहतजाज कर रहे हैं। और अब उसके पीछे के जो आंकड़े हैं आपको हैरान कर देंगे। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 साल के ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी तकरीबन 40% है। 40%, यानी हर 5 ग्रेजुएट में से 2 बेरोजगार। और 25 से 29 साल के ग्रेजुएट्स में यह 20% है। और अब वो नंबर जो सबसे ज्यादा चौंका देता है, 2004 में हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों में ग्रेजुएट सिर्फ 32% थे, और आज पता है कितने हैं, 67%, यानी 2/3 बढ़ चुके हैं। इसका मतलब समझिए, आमतौर पे हम समझते हैं कि जो पढ़ेगा उसे नौकरी मिलेगी, ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान में उल्टा हो रहा है। वहां पढ़ा लिखा नौजवान कम पढ़ने वाले नौजवान से ज्यादा बेरोजगार है, और हिंदुस्तान हर साल तकरीबन 80 लाख ग्रेजुएट पैदा करता है, और उन सब के लिए उतनी नौकरियां मौजूद हैं ही नहीं। और इस दर्द के ऊपर नीट का पेपर लीक हो गया। 23 लाख बच्चे उस इम्तिहान में बैठे थे, इम्तिहान मनसूख होता है, और उसके बाद कई बच्चों ने अपनी जान भी ली। और 20 जुलाई को 10,000 से ज्यादा नौजवान जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ निकले, और उन पे आंसू गैस, लाठी चार्ज, तकरीबन 150 जख्मी। और इस पूरी कहानी का सबसे सख्त जो हिस्सा है वो एक अखबार ने लिखा। उसने लिखा कि मोदी ने पहले भी बड़े एहतजाज देखे। CAA के खिलाफ एहतजाज हुआ था, आईनी और कानूनी जो मजहबी शनाख्त है उस पर एहतजाज हुआ था, किसानों की तहरीक थी, ज़रूरी पॉलिसी पे एहतजाज हुआ था। लेकिन यह तहरीक उस चीज से ताकत लेती है जो घर के ज्यादा करीब है, और वो 3 चीजें हैं: बेरोजगारी, रियासती जबर, स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अपने लोगों पर जबर किया जा रहा है, और वो इज्जत जो खो चुकी हुई है उन नौजवानों की। तो आज की पूरी तस्वीर में ये नौजवान अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। मैं पाकिस्तानी होने के नाते इन नौजवानों के साथ खड़ा हूं दोस्तों। क्या आप भी इनके साथ खड़े? अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए नाजरीन, अल्लाह ने के बाद।